हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तक में भारतेंदु युग का साहित्य जो 1850 से 1900 के बीच में रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आधुनिक काल से रिलेटेड है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आपको इस जगह पे आई बटन के लिंक पे आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग का साहित्य जो 1850 से 1900 के बीच में है, जिनमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स देखेंगे वो निबंध को लेकर देखेंगे, फिर उसके बाद नाटक को देखेंगे, फिर उपन्यास और लास्ट में हम लोग देखेंगे आलोचना एवं समीक्षा को। तो इतने सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियोस आपको अपलोड किए जाएंगे। तो आप सभी यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़े और फिर से मैं अगले वीडियोस को जल्द ही अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा, इन सभी फैक्ट्स को लेकर के। तो चलिए यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे या जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताया जाए आप उसको नोट जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निबंध को लेकर के। तो यहाँ पे निबंध में क्या बताया गया, निबंध में कि इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। कौन से काल में? तो भारतेंदु युग में, और हिंदी निबंध और इन पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ था। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे तथा अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। तो ये सभी चीज आपको देखने वाली नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी और साथ में हिंदी का जो निबंध और हिंदी में जो निबंध मिल रहे थे वो उनका सभी का एक साथ उद्भव हुआ, यानी एक साथ वह निकलना आरंभ कर दिया था। और इसी युग में प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार भी हुए थे, जिनमें उत्तरदायित्व था समाज के नियमों का पालन करना, और इन तरीकों को प्रचार प्रसार करने के लिए वे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह प्रचार प्रसार करते थे। तो इन सभी चीजों में कुछ नोट करने वाले पॉइंट नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है कि इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। भारतेंदु युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व के छाप सबसे ज्यादा निबंध में उभरती है, या ये वाले पॉइंट्स को आपको नोट कर लेने हैं कि व्यक्तित्व की छाप सबसे ज्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग, विनोद, हास्य, परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। ये वाले चीज आपको नोट करने हैं कि व्यक्तित्व की जो मस्ती थी वो किन किन चीजों में दिखाई देती थी, तो व्यंग विनोद में, हास्य परिहास में और एक प्रकार की स्वच्छंदता में। आगे बढ़े तो कहता है कि इन प्रारंभिक निबंधों का थोड़ा रूप अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक एवं व्यंग विनोदपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। ये वाले चीज को आपको नोट करना है कि जो ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग विनोदपूर्ण है, उन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य प्रबंध कहा है। इसी में प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भव बात, मनोयोग, समझदार की मौत आदि निबंध लिखे हैं। इस चीज को नोट करेंगे, और ये आपको कैसे नोट करना है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने भव बात, मनोयोग, समझदार की मौत आदि निबंध लिखे हैं। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा आदि इसी युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। ये आपको भी नोट करना है, ठीक है ना। जो जो नाम आ रहे हैं आपको नोट करने हैं, ताकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यमलोक की यात्रा के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राधाचरण गोस्वामी जी हैं। आगे बढ़े तो इसी में भारतेंदु ने नाटक पर जो लिखा उसे विचार परक निबंध और साहित्य आलोचना दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं।
आंख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरों की अनोखी छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंध में धड़ल्ले के साथ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि पंडित जो बाल कृष्ण भट्ट थे वे भी निबंध लिखे छोटे छोटे, और उनके जो निबंध है उनमें मुहावरा देखने को मिली है, और उसमें अंग्रेजी फारसी शब्द का उन्होंने धड़ल्ले से यानी बिना कहे सुने या बिना किसी अंकुश के उन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमने बता दिया। अब चलिए नाटक की बात कर लेते हैं। तो नाटक में क्या है कि जो भारतेंदु युग था इसमें कि विधाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पूर्ण प्रचलन था, और इस संबंध अर्थार्थ के विषमता बोध से है। यानी इसमें जो संबंध देखने को मिलेगा वो विषमता के बोध से देखने को मिलेगा, और इस समय नाटक का प्रचलन फिर से स्टार्ट हो गया था, और इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनी करनी एवं सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। व्यंग्य भंडाफोड़ या उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप प्रस्तुत करता है। याद रखेंगे, या सिंपल आप ऐसे ही समझ लो कि व्यंग्य जो होता है वो भंडाफोड़ करता है या किसी के उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप भी प्रस्तुत करता है। कौन सा? तो व्यंग्य। आगे बढ़ेंगे तो इसमें नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया, और भारतेंदु ने काफी संख्या में मौलिक इन्होंने बहुत से संख्या में इन्होंने नाटक भी रचे, जिनमें देख सकते हैं, जिनमें बांग्ला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी इन्होंने किया है भारतेंदु युग में। फिर इसमें अब देखने को मिलेगा चंद्रावली, ठीक है ना, इस चीज को आपको नोट करना है। चंद्रावली का प्रेम का महत्व है जो भारत दुर्दशा में देश की दशा का है, इस चीज को नोट करेंगे। चंद्रावली, ठीक है ना, चंद्रावली आपसे पूछ लिया जाएगा। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रावली में किस चीज का महत्व है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेम का महत्व है। तो भारत दुर्दशा में देश की दशा है, और भारत दुर्दशा में किसकी दशा है? तो देश की। विशस्य, देखिए यहाँ पे विशस्य विस्मोधम, यानी यहाँ पे संस्कृत वर्ड का यूज किया गया है। विशस्य विस्मोधम, जहां देशी रियासतों के कुचक्र की जीवंत झांकी है, वही अंधेर नगरी उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है जो सत्ता के विवेकहीनता का रूप सामने लाता है। वही श्रीनिवास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता समरण और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखे हैं। इस चीज को नोट करने हैं, ठीक है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंधेर नगरी जो नाटक रहा वो व्यंग्य नाटक है, और यह किस चीज पे है? तो विशस्य विस्मोधम में, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कलि कौतिक रूपक नाटक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र है। श्री राधाचरण गोस्वामी के दो प्रहसन, बूढ़े मुंह मुहासे और तन मन धन तथा श्री गोसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण यहाँ पे कृतियां हैं। तो इन चीजों को नोट करने हैं, ठीक है ना। श्री राधाचरण गोस्वामी की दो प्रहसन है जिनमें बूढ़े मुंह मुहासे और तन मन धन ये इनकी हैं, और श्री गोसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। देखिए जो जो नाम से रिलेटेड हैं उनको आप एकत्रित करते चलिए अपने नोटबुक में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और जो ऐसे ही है उनको आप सिर्फ सुनते चले तो अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि इस प्रकार हम देखते गए कि भारत युग में नाटक विद्या का पूर्ण प्रचलन हुआ, और उस समय अपने समकालीन जीवन का बोध का दबाव था। यानी कुल टोटल यहाँ पे देखें तो भारतेंदु युग में नाटक की स्थिति फिर से सुधर गई थी, और इस समय जो नाटक लिखे जा रहे थे वे जीवन के उद्देश्य को देख करके लिखे जा रहे थे। अब आइए बात कर लेते हैं उपन्यास को लेकर। तो भारतेंदु युग में जो उपन्यास था उसको लिखने की ओर भी ध्यान गया था भारतेंदु जी का। उन्होंने एक मित्र को पत्र में लिखा था, जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ
एवं गोस्वामी राधाचरण जी की कोई उपन्यास लिखे तो उत्तम। इस युग में श्रीनिवास दास ने पुरुष परीक्षा, ध्यान में रखने हैं, पुरुष परीक्षा, और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान और 1 सुजान नामक उपन्यास लिखे। ये कौन से समय के उपन्यास है? तो भारतेंदु युग की, याद रखेंगे। और भारतेंदु युग की लिखने वाले कौन है? तो पुरुष परीक्षा श्रीनिवास जी लिखे हैं और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान 1 सुजान लिखे हैं। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक और उपदेशात्मक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों जो है वह नीति परक है और उपदेश के रूप में ये दोनों लिखे गए, पुरुष परीक्षा और 100 अजान 1 सुजान। भट्ट जी की रचना यथार्थ चित्रण और व्यंग विभेद विनोद से भरपूर है। भट्ट जी गद्य के बीच संस्कृत के श्लोक और उर्दू के चलते शेर खूब डाल देते हैं। कौन ये ऐसे करते हैं? तो ये भट्ट जी। भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी। फिर आगे बढ़ेंगे तो राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखे हैं, जिनका नाम यद्यपि निसहाय हिंदू है, लेकिन उपन्यास में हिंदू मुसलमान की मित्रता दिखाई गई है। बहुत रोचक, देखिए बुक पढ़ने में यही मजा है, आपको पूरे फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आखिर निसहाय हिंदू है क्या। तो निसहाय हिंदू लिखे गए हैं राधा कृष्ण दास जी के द्वारा, जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच मित्रता को दिखाई गई है। इस चीज को आप समझ पाएंगे और अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाओगे, जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बढ़े तो कहता है कि इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकीनंद खत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार में एक नाम बाबू देवकीनंदन जी की आता है और इनके 2 उपन्यास देखने को मिलेगा और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ठीक है ना। और चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष रहा वो 1891 और इसका तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये अयारी और तिलस्मी उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। रोचकता एवं मनोरंजन ही इनकी विशेषताएं हैं। इन उपन्यासों की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस में आपको दे दिए जाएंगे। पंडित यहाँ पे दे देंगे पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन में दे देगा विश्वनाथ त्रिपाठी या कुछ भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कहता कि चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो आइए और भी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो देखिए यहाँ पे कहा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। फिर यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति लिखी गई, इससे पढ़कर बहुत से युवक हिंदी के लेखक बन गए और बहुत से तो हिंदू मुसलमान के बीच जो यह कहानी लिखी गई, सॉरी यह जो नाटक लिखी गई, सॉरी नाटक नहीं था, यह उपन्यास था ना। तो इस तरीके से जब यह उपन्यास लिखा गया तो उपन्यास को पढ़ करके बहुत से नौजुवक क्या बन गए हिंदी लेखक, और बहुत से लोग तो इस तरीके के खोज रहे थे बाजार में कि और भी कोई उपन्यास मिले। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकों भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ भी लिखने लगे। यानी इस तरीके की साहित्यिक पुस्तक पढ़े और जब उनको अभ्यास हो गया पढ़ने की तो वे लोग लिखने की स्टार्ट कर दिए पुस्तक, फिर से वे लोग भी उपन्यास लिखने की कार्य शुरू कर दिए। उन्हीं में आपको पंडित किशोरीलाल गोस्वामी भी मिलेंगे। इस काल के अनेक उपन्यास लिखे हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जिनमें आदर्श रमणी जो 1890, लवंग लत्ता जो 1890 उनमें प्रमुख हैं। किनके? तो ये गोस्वामी जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। उन्होंने 20वीं सदी के प्रथम दशक में भी अनेक उपन्यास लिखे। तो यहाँ से हमने उपन्यासों को देख लिया कि भारतेंदु युग में किस तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे। अब आइए बात कर लेते हैं कहानी को लेकर के। तो इस काल में कुछ कहानियां भी लिखी गई। स्वयं भारतेंदु ने कुछ अपबीती कुछ जगबीती, याद रखेंगे ये भारतेंदु जी के लिखा गया कहानी है, ध्यान रखेंगे। कुछ अपबीती कुछ जगबीती नामक कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन वे पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन ये कहानी उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं।
तो याद रखेंगे, राजा भोज का सपना यह एक कहानी है जो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा लिखा गया। अब आइए बात कर लेते हैं अन्य प्रकार की रचनाएं जिनमें भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश इन्होंने कर दिया है। यानी जीवन चरित्र भी इस समय लिखे जा रहे थे भारतेंदु युग में, ठीक है ना, जिनमें आप देख सकते हैं कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण, इस चीज को लिखकर भारतेंदु जी क्या कर देते हैं, श्री गणेश कर देते हैं जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति को। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें आलोचना और समीक्षा रहा। तो भारतेंदु ने नाटक, जाहिर सी बात है जब अच्छा करोगे तो आपकी आलोचना होगी ही। तो कहता है कि भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। इस निबंध में वे यह बताते हैं कि नाटककार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाटक की दृश्यता और उनके प्रभाव उत्पादकता पर बल देते हुए वे लिखते हैं, यदि श्रम काव्य द्वारा ऐसी चिंतवन का वर्णन किसी को सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो चतुर्गुणित आनंद होगा। यानी कहने का देखिए यहाँ पे कहते हैं ना, कौन, भारतेंदु जी, कि अगर आपको कोई ऐसे चीज सुना दे या ऐसे ग्रंथ पढ़ करके आपको आनंद मिल जाए जिससे आप अनुभव करें कि जो पहले से हमको आनंद मिल रहा था उससे 4 गुना ज्यादा मिल गया, तो आप क्या करोगे कि समकालीनता के दबाव को रचना में आवश्यक ठहराते हुए उन्होंने क्या कर दिया, फिर से उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि सहृदय गण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य परिणयन करने योग्य है। यानी इन्होंने क्या देखा कि अगर आपको कोई भी आनंदित करने वाले चीज या आनंदित करने वाले ग्रंथ या आनंदित करने वाले किसी की बात सुनने में मजा आता है तो आप क्या करते हो, उसको ध्यान पूर्वक सुनते हो और उसके बाद क्या करते हो, उसको हृदय से उस सामाजिक रीति और पद्धति को आप क्या करते हो, समालोचना करने के दृश्य के रूप में देखते हो। अब आगे की ओर पढ़ते हैं तो कहता है कि भारतेंदु के नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस चीज को कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि नाटक संबंधी विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना भी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं के इस युग के रचनाकार साहित्य विषयों या कृतियों पर जो विचार प्रकट करते थे वही आलोचना का प्रारंभिक रूप था। इस युग में आपको और भी देखने को मिलेंगे। इस युग में और भी क्या क्या सी घटनाएं हुई थी, तो आइए और भी घटनाएं को बात कर लेते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा। पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर को लेकर हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया यह संयोगिता स्वयंवर है। प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपने पत्रिका आनंद कंदामनी में की। याद रखेंगे आनंद कंदामनी के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमघन जी, और इन्होंने संयोगिता स्वयंवर के लेकर के इन्होंने अपने पत्रिका में क्या की समीक्षा की है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की है। यह भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। उनकी समीक्षा का शीर्षक था सच्ची आलोचना, और उन्होंने समीक्षा किया था किस चीज में, सच्ची आलोचना के शीर्षक के रूप में। यहाँ भट्ट जी की समीक्षा का एक अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है। यह जानने के लिए हिंदी आलोचना का तेवर प्रारंभ में ही देश काल और इतिहास बोध पर ध्यान देता है, जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, क्या केवल किसी पुराने समय की ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही ऐतिहासिक हो गया, क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा। यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दस्तानों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोग के हृदय की क्या दशा थी, उसके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति
पर पहले पहल समझ लीजिए। यानी उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, अगर कोई विख्यात राजा या रानी है तो उन्हीं लोगों के आने से ऐतिहासिक बन जाएगा। तो गप हाँकने वाले जो दस्ताना है, क्या उन पे आप नाटक लिख डालोगे? क्या लोगों के हृदय की दशा नहीं देख पा रहे हो आप लोग? क्या आंतरिक भाव को नहीं समझ पा रहे हो? और इन सभी पे काम करने से पहले, इन सभी बातों को ऐतिहासिक रीति पर परखने से पहले आपको पहले पहल समझ लेना चाहिए कि क्या आप लिख पा रहे हो। तो ये इन्होंने बताया आलोचना के प्रारंभ में। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही कविता की है। याद रखेंगे, ये भारतेंदु जी के सहयोगी रचनाकार थे, ये ज्यादातर ब्रजभाषा में कविता लिखी हैं। यद्यपि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग के लिए खड़ी बोली में भी कविता की है। उर्दू में रस्सा नाम से तो कविता करते ही थे। उनके अनेक सहयोगियों भी काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति है। किंतु इस विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इनकी ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा से भिन्न है। इनकी ब्रजभाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव है। इसका वाक्य गठन खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढला है। भारतेंदु ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कविता को लेकर के, तो कविता ज्यादातर ब्रज भाषा में मिली है, लेकिन भारतेंदु खड़ी बोली में भी उन्होंने कविता किए हैं, जिनमें उर्दू में उन्होंने रसा नाम से भी कविता किए हैं। और ये भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि किस तरीके से ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा से भिन्न था, जो अपनी हुए कविता कर रहे थे। और ब्रजभाषा पर जो लिखा जा रहा था वो वैचारिकता और गद्यात्मकता का बहुत दबाव पड़ा था, और इसका वाक्य गठन भी खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढल गया था। तो आइए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। आगे में कहता है कि भारतेंदु युग में जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई। इस युग की कविता में अखबारीपन भी देखा जा सकता है। अखबारीपन करने का मतलब वे अखबार के जैसा इन्होंने ढालना शुरू कर दिया था। जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने लिखा है, अचरज होत तुम हूँ सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे सबदहू पर है वारे। ये कौन लिखने वाले थे? तो ये आपका प्रेमघन जी लिखने वाले थे। यानी कहता कि अचरज होता है तुम सब गोरे को देखकर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। फिर आगे कहता है कि भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा, जिनमें उन्होंने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज बजे सब भारी। कहता है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो इस तरीके से यहाँ पे कविताएं लिखी जा रही थी। यहाँ पे और भी कहा है कि यह आप प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में परस्पर विरोध देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आलोचना से रिलेटेड था। अब आगे के पॉइंट्स में और भी थोड़ा सा बच रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। धन विदेश चली जात आप में एक सपाट वक्तव्य लगता है, किंतु सहृदय श्रोता के चित्त में यह समाजवादी लूट, ढाका के जुलाहों के दमन, अकाल भुखमरी आदि का बिंब उदित करेगा। इन्हीं पंक्तियों की मार्मिकता इन्हीं बिंबों में है। जिन्हें इसका बोध नहीं, वे ऐसी पंक्तियों को आज भी नीरस कहते समझते हैं। आइए और आगे बात कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की कविता में भी क्षोभ का स्वर आर्थिक है। व्यंग में वे कुशल हैं, जिनमें ये लिखे हैं, सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, श्रम बिना बात का करित है, श्रम बिना बातें का करती है, कहूँ टटकन गाजे टरती है। तो ये इन्होंने लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने। फिर इसी काल के कवियों का ध्यान भी भाषा समस्या की ओर गया है, जिनमें जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। जिनमें उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखे जा रहे थे, भाषा को भी लेकर के और जाति को भी लेकर के।
भारतेंदु की प्रकृति परक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय, नया बोध और नए संदर्भ जागते हैं। यह बात प्रातः समीरण जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। याद रखेंगे ये कौन सी कविताओं में देखी जा सकती है? प्रातः समीरण। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि इस युग की कविता लोक प्रचलित काव्यों को, काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी और अल्लाह लिखा है। ध्यान रखेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे। इस काल की काव्य भाषा की गद्यात्मकता की बात पहले की जा चुकी है। नए भावबोध की अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं की भाषा अनगढ़ है। उसमें रीति काव्य की भाषा जैसे प्रवाह नहीं है। इसमें तत्सम और देसी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता से गद्य का काम ले रहे हैं। भारतेंदु ने एक पूरा भाषण दोहों में लिखा था। वस्तुतः यह इस बात का द्योतक है कि काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उनके द्वारा लिखे गए कविता, नाटक और साथ में उपन्यास, कहानी, इन सभी चीजों को यहाँ पे देखा। अगले वाले हम लोग वीडियो में बात करेंगे, अगले वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आएंगे। तो हम लोग ये वाले वीडियो अगले वीडियोज में देखेंगे एक कंटेंट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आज हमने इस चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया और समझते हुए भी क्लियर किया, शॉर्ट नोट्स भी करते हुए चला। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अपना सुझाव कमेंट में जरूर देना।